गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। तो जैसा कि हम लोगों ने लास्ट लेक्चर में क्या किया था, अल्ट्रासोनिक टेस्टिंग खत्म कर ली थी। तो आज हम लोग क्या शुरू करना है, रेडियोग्राफिक इंस्पेक्शन। किसके बारे में बात करेंगे हम लोग आज? रेडियोग्राफिक इंस्पेक्शन। तो जैसे ही रेडियोग्राफिक इंस्पेक्शन का नाम आपके दिमाग में आया होगा, तो रेडियोग्राफिक शब्द से ही आपको पता चल रहा होगा कि हमें एक्सरे की बात करनी है। किसकी बात करनी है? एक्सरे की। तो सबसे पहले तो भाई चलते हैं उस कहानी की ओर, कैसे आया ये एक्सरे, किसने डेवलप किया, किस तरीके से आया। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोगों के पास जब हम लोगों के इंसान की सबसे बड़ी आदत क्या है? क्यूरियोसिटी, वो जानने की इच्छा रखता है। ठीक है, तो जब सबसे पहले शुरुआत हुई केमिस्ट्री के सबसे बेसिक एलिमेंट की, कि एटम हमारा बना कैसे है, कौन कौन से उसमें पार्टिकल्स होते हैं, इन सारी चीजों को जब जानने की कोशिश की जाने लगी, तो सबसे पहले ही जनरेट हुई वैक्यूम ट्यूब। क्या बनाई गई? एक वैक्यूम ट्यूब बनाई गई। उसमें एक तरफ इलेक्ट्रिसिटी की क्या हो गई थी, खोज हो चुकी थी। तो एक तरफ इलेक्ट्रॉन बनाया गया, एक तरफ कैथोड लगाया गया, एक तरफ क्या एनोड लगाया गया। अब इसके बीच में क्या किया गया? वैक्यूम क्रिएट किया गया। फिर इसके बाद एक हाई वोल्टेज इलेक्ट्रिसिटी जब इस वैक्यूम ट्यूब में प्रोवाइड की गई, तो सबसे पहले जिस व्यक्ति ने इसके अंदर कुछ एनालाइज किया वो थे कौन? बैकुरल, हेनरी बैकुरल। सबसे पहला नाम किसका आता है? हेनरी बैकुरल का। कि वैक्यूम ट्यूब में यदि किसी ने कुछ गेन किया तो कौन थे? हेनरी बैकुरल थे। ठीक, तो हम लोगों की ये रियल में क्यूरियोसिटी स्टार्ट कहां से होती है कि भाई हम लोग ये जानना चाह रहे थे कि एटम जो हम लोगों को मैटर है उसमें क्या क्या पाया जाता है, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, ये सारी खोजें कहां से हुई? इसी वैक्यूम ट्यूब की देन है। किसकी? इस वैक्यूम ट्यूब की ही देन है, जिसने सबसे पहले हमारे केमिस्ट्री के क्या हो इनिशियलाइजेशन स्टेज को स्टार्ट किया। ठीक, तो सब जब उन्होंने हेनरी बैकुरल जी ने इसमें क्या देखा, क्या कर रखा था, एक वैक्यूम ट्यूब बना रखी थी, एक कैथोड बना रखा था, एक एनोड बना रखा था। ठीक, उसमें एक हाई इलेक्ट्रिक वोल्टेज इन्होंने सप्लाई करके देखा, तो इन्हें क्या दिखाई दिया कि कुछ ऐसी चीज इनको एनोड के पीछे नजर आई जो क्या कर रही थी? चमक उत्पन्न कर रही थी। क्या कर रही थी? चमक उत्पन्न कर रही थी। ठीक, इन्होंने हेनरी बैकुरल जी ने बस इतना ही देखा। इन्होंने देखा कि जब मैं यहाँ पे वैक्यूम ट्यूब में एक एनोड एक कैथोड बनाकर उसके बीच में हाई वोल्टेज इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करता हूं, तो वहां पे कुछ ऐसी चीज निकल रही है, कुछ निकल रहा है जो क्या कर रहा है? फ्लोरोसेंट डेवलप कर रहा है, लाइट इमिट करने की कोशिश कर रहा है। ठीक, इससे ज्यादा बैकुरल जी ने कुछ नहीं देखा। ठीक है, इससे ज्यादा बैकुरल जी ने कुछ नहीं देखा। फिर आए गोल्डस्टीन। कौन आए? गोल्डस्टीन जी आए। तो गोल्डस्टीन जी ने क्या किया? उन्होंने फिर वैक्यूम ट्यूब ली, उसके पीछे क्या किया? इलेक्ट्रिक वोल्टेज अप्लाई किया। उन्होंने क्या किया कि अब जो रेज निकल रही हैं उनकी उन्होंने क्या देखनी शुरू कर दी? प्रॉपर्टीज गेन करने की कोशिश की। ठीक, तो जो रेंज यहां से निकल रही थी उन्होंने एनोड से, तो उनको उन्होंने इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच से पास कराया। कहां से? इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच से पास कराया, और यहां पे एक स्क्रीन रख दी। ठीक, यहां पे क्या कर दी? एक स्क्रीन रख दी। तो जो एनोड से आने वाली रेज थी वो किस ओर? ये पॉजिटिव रेज थी, तो वो इधर पे इस स्क्रीन में क्या कर रही थी? लाइट इमिट करना शुरू कर दी उन्होंने। तो यहां से उनको क्या पता चला कि भाई कोई ऐसे पॉजिटिव इसमें पार्टिकल्स हैं। कैसे हैं? जो पॉजिटिव आयंस पार्टिकल हैं, जो इलेक्ट्रॉन किसकी तरफ? कैथोड की तरफ मूव करते हैं। ठीक, फिर और क्या देखा उन्होंने इन्हीं रेज के बीच में क्या रख दिया था? व्हील रख दिया था। और व्हील को देखा तो उन्होंने क्या किया? इस व्हील को रोटेट करना शुरू कर दिया। जब इस व्हील को उन्होंने, जब ये बीम आ रही है, इस बीम ने इस व्हील को रोटेट करा दिया, तो इसका मतलब क्या था कि निश्चित तौर पे इस बीम में मास भी है। ठीक, तो उन्होंने क्या किया? जो गोल्डस्टीन साहब आए उन्होंने इस तरीके से बीम में मास है ये जान लिया। इसमें क्या है? ये पॉजिटिव चार्ज वाले पार्टिकल्स है, ये भी गेन कर लिया। दूसरा, उन्होंने इसके रास्ते में क्या रख दिया? एक शील्ड रख दी। तो ये भी दिखाई दिया कि इसकी क्या बनाते हैं, ये इसकी बना रहे थे क्या? बिल्कुल हूबहू फोटोकॉपी कर रहे थे। इसका मतलब क्या था कि ये बिल्कुल स्ट्रेट लाइन में चल रहे हैं। इस तरीके से उन्होंने इसकी ढेर सारी प्रॉपर्टीज गेन कर ली। फिर इसके बाद क्या? इसी वैक्यूम ट्यूब में नाम आता है थॉमसन साहब का। किसका? थॉमसन साहब का।
थॉमसन साहब ने क्या किया, उन्होंने यही स्क्रीन इधर की तरफ रखी, तो यहां पे उन्होंने कैथोड से आने वाली रेज को गेन किया। कहां से? कैथोड से आने वाली रेज को उन्होंने क्या किया, गेन किया। उनकी भी प्रॉपर्टीज को चेक किया तो वो भी कैसी, उससे उनको भी प्रॉपर्टी लगभग सिमिलर थी, बस क्या था, अपोजिट चार्ज की थी। कैसी थी? अपोजिट चार्ज की थी। ठीक, तो यहां से आपको कैथोड रेज और एनोड रेज के बारे में पता जानकारी मिल गई। गोल्डस्टीन साहब ने पॉजिटिव रेज के बारे में बता दिया और थॉमसन साहब ने नेगेटिव रेज के बारे में बता दिया, कैथोड रेज के बारे में बता दिया। अब एक साहब आए, कौन थे? रंजन साहब, रॉन्टजन साहब। कौन आए? अब जब रॉन्टजन साहब आए, उन्होंने भी इसी वैक्यूम ट्यूब को लिया। ठीक, इसी की स्टडी कर रहे थे, तो उन्होंने क्या किया कि भाई जब हाई वोल्टेज अप्लाई किया तो यहां कहीं पे एक स्क्रीन रखी हुई थी, वैक्यूम ट्यूब के कुछ फीट अवे, वैक्यूम ट्यूब से कुछ फीट की दूरी पर एक ट्यूब रखी हुई थी। उन्होंने यहां पे चमक देखी, इन्होंने, जबकि गोल्डस्टीन साहब ने कहां पे देखा था, इन्होंने कैथोड के पीछे चमक देखी। और जब यहां से बात की गई कि भाई जो थॉमसन साहब है, उन्होंने एनोड के पीछे चमक देखी। वहीं जब बात रंजन साहब की आई, तो रंजन साहब जब एक्सपेरिमेंट कर रहे थे तो उनको वैक्यूम ट्यूब के बाहर चमक दिखाई दी। अब जब वैक्यूम ट्यूब के बाहर चमक दिखाई दी तो उन्होंने कहा ये क्या है भाई। अब उन्होंने इसके नेचर को जानने की कोशिश की। उन्होंने क्या किया, यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करके स्क्रीन इधर उधर करने की कोशिश की, तब भी उन्हें कोई फायदा नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि भाई मुझे पता है ये जो रेज, बाद में जब हमें पता चला कि ये रेज कैसी हैं, एक्स रेज थी। क्या थी? एक्स रेज थी। तो इनमें किसी तरीके का चार्ज तो था ही नहीं, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इन्हें डेविएट कर ही नहीं सकती थी। मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई करके देखा, तब भी कोई फर्क नहीं पड़ा। तो रंजन साहब ने कहा भाई ये है क्या, तो उनके दिमाग में कुछ आया नहीं। उन्होंने कहा ये क्या है, और जैसे ही उन्होंने ये निशान बनाया तो उन्होंने कहा भाई ये कोई एक्स रेज हैं। उन्होंने कहा ये कैथोड नहीं है, कैथोड रेज नहीं है, ये एनोड रेज नहीं है, ये कोई एक्स रेज है। ठीक, और तब से ये नाम प्रचलन में आ गया कि ये जो निकलने वाली रेज हैं ये क्या हैं, एक्स रेज हैं। क्या हैं? रंजन साहब ने इन्हें नाम दे दिया कि ये कोई एक्स रेज है। और एक्स रेज की प्रॉपर्टीज बताई कि भाई ये बिल्कुल ही कैसी हैं, इनमें किसी भी तरीके का चार्ज नहीं है। ठीक है, ये पूरी तरीके से चार्जलेस हैं, मासलेस हैं और स्पीड ऑफ लाइट से ट्रेवल कर रही हैं। ठीक, तो ये सारी चीजें शुरुआत किसने कर दी? रंजन साहब ने शुरू किया। ठीक, तो रंजन साहब ने एक्सरे को खोजा और उन्होंने बताया कि इफ बी bombard cathode rays on a heavy atomic weight anode, on a heavy atomic weight anode, then some new type rays are developed which can cross, which can penetrate the covering of वैक्यूम ट्यूब को क्रॉस करने की ताकत रखती हैं। उन्होंने क्या कहा कि यदि मैं कैथोड रेज को, यहां पे मेरा जो ये एनोड है, ये एनोड बस कैसा होना चाहिए, ये हैवी एटॉमिक वेट एनोड होना चाहिए। कैसा होना चाहिए? हैवी एटॉमिक वेट, यानी जिसको मैं एनोड बनाऊंगा उस मटेरियल को उसका जो एटॉमिक वेट है वो बहुत हाई होना चाहिए। ठीक, तो यदि आपने कैथोड रेज का क्या किया, अटैक कराया किस पे, हैवी एटॉमिक वेट एनोड पर, या ठीक है हैवी एटॉमिक वेट एनोड पर, तो उन्होंने कहा कि भाई कुछ अलग तरीके की रेज निकलती हैं। वो रेज क्या कर रही है, वैक्यूम ट्यूब को ही पार करती हैं, यानी वैक्यूम ट्यूब को पेनिट्रेट करने की ताकत रखती हैं और वैक्यूम ट्यूब से बाहर कहीं पे ये बाहर भी निकलने की ताकत रखती हैं। तो उन्होंने कहा, अब मैंने इनकी प्रॉपर्टी भी देखी है ना, इन्हें क्या इलेक्ट्रिक फील्ड डेविएट कर सकती है, ना इन्हें मैग्नेटिक फील्ड डेविएट कर सकती है, यानी ये पूरी तरीके से कैसी हैं, चार्जलेस हैं, मासलेस हैं। तो उन्हें कोई नाम नहीं सूझा, तो उन्होंने उसको में क्या कहा, ये किसी तरीके की एक्स रेज है।
तो तब से ये नाम प्रचलित में आ गया कि भाई एक्सरेज है। ठीक है, क्लियर। और एक्सरेज कैसे प्रोड्यूस होती हैं वो आपके सामने फिगर में बिल्कुल क्लियर है। क्या है, यहाँ पे एक हीटिंग एलिमेंट है, ठीक है, जिसमें क्या है, ये हीट किसे प्रोड्यूस करके दे रहा है, कैथोड को। यदि कैथोड को हीट किया जा रहा है तो निश्चित तौर पे यहां से क्या होंगे, इलेक्ट्रॉन इमिट होना शुरू कर देंगे। जब ये इलेक्ट्रॉन इमिट होकर के बाहर निकलेंगे तो यहाँ पे क्या है, हाई पॉजिटिव वोल्टेज है, तो ये इलेक्ट्रॉन उसकी तरफ क्या हो जाएंगे, एक्सिलरेट कर जाएंगे। ठीक, क्या करेंगे, ये पॉजिटिव चार्ज, जब ये पॉजिटिव एनोड बना हुआ है, जैसे ही इलेक्ट्रॉन यहां से निकलेंगे और ये बहुत हाई वोल्टेज पे है तो इन इलेक्ट्रॉन्स को सीधे अपनी तरफ खींचेगा। जैसे ही ये इलेक्ट्रॉन इधर की ओर मूव करना शुरू करेंगे, यानी ये कैथोड रेज बनके जब ये यहां पे आके टकराना शुरू करते हैं तो जहां पे टकराते हैं उस स्पॉट को कहते हैं फोकस या फोकल स्पॉट। क्लियर, ठीक। और इनको एक बीम का शेप देने के लिए यहाँ पे यूज किया जाता है कौन, फोकसिंग कप। इसका मेन काम क्या है कि जो इलेक्ट्रॉन यहां से इमिट करके बाहर निकलेंगे कैथोड से, उनको क्या एक बीम के रूप में फोकस कराया जाएगा। ठीक, कि वो एक बीम के रूप में चले, इधर उधर बाहर न जाए। ये काम कौन करता है, हमारा फोकसिंग कप। ठीक, और सिंपली क्या है, इसको चारों तरफ से क्या कर दिया गया है, इस अरेंजमेंट को एक ग्लास एनवलप में बंद कर दिया जाता है। और यहां पे क्या कर दिया जाता है, एक अल्ट्रा हाई वैक्यूम 10⁹ हेक्टो पास्कल का लगभग क्या कर दिया जाता है, यहां पे वैक्यूम क्रिएट किया जाता है। क्लियर। तो अब जब ये कैथोड रेज टारगेट एनोड पर अटैक करती हैं जो कि हैवी एटॉमिक वेट का है, ठीक, हैवी एटॉमिक वेट में जैसे गोल्ड, टंगस्टन, ये सारी चीजें आती हैं। ठीक है, तो जब इस पे अटैक करती हैं तो क्या होता है, एक्स रेज जनरेट करती हैं। इनका कुछ पोर्शन क्या होता है, एक अलग तरीके की रेज का जनरेशन करता है, जिसे रंजन साहब ने क्या कहा, भाई ये मेरी एक्स रेज है। क्लियर, ठीक है ना। क्लियर, कैसे एक्स रेज का डेवलपमेंट हुआ, क्लियर है। सबसे पहले जब इंसान की केमिस्ट्री की बेसिक नॉलेज चल रही थी कि भाई इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन इनकी खोज चल रही थी, उस समय की कहानी है कि भाई सबसे पहले वैक्यूम ट्यूब बनाई गई। वैक्यूम ट्यूब में सबसे पहले बेकरल जी ने कुछ किरणों या कुछ अलग तरीके की फ्लोरोसेंट महसूस की, उसके बारे में बताया। फिर इसके बाद उसकी जानकारी गोल्डस्टीन ने दी कि यहाँ पे एनोड रेज हैं। फिर थॉमसन साहब ने उसमें कैथोड रेज भी ढूंढ ली। फिर रंजन साहब ने बाहर इस वैक्यूम ट्यूब के बाहर अलग तरीके की रेज ढूंढी और उन्हें नाम दिया उन्होंने एक्स रेज है। ठीक है, इस तरीके से वैक्यूम ट्यूब ने 3 तरीके की रेज हमें दे दी। कौन कौन सी, कैथोड रेज, एनोड रेज और एक्स रेज। क्लियर, ठीक है, वर्किंग क्लियर है कि हीटिंग एलिमेंट है, कैथोड आ रहा है, कैथोड से इलेक्ट्रॉन निकलेंगे, फोकसिंग कप का काम है बीम के रूप में ट्रेवल कराना। ये टारगेट एनोड पे आके फोकस टकराएंगे, जिस एरिया में टकराएंगे उसे हम फोकस या फोकल स्पॉट कहेंगे। ठीक, यहां से टकराने के बाद जो विंडो आपने प्रोवाइड कर रखी होगी उस विंडो से क्या करेंगे, ये बाहर निकलेंगे। और जहां जो ये विंडो प्रोवाइड की जाती है इसे हम कहते हैं इफेक्टिव फोकस। क्या कहते हैं, इफेक्टिव फोकस। जो रेज हमारी डायरेक्टली बीम की डायरेक्शन से परपेंडिकुलर डायरेक्शन में बाहर निकल रही है, ये क्या है, बीम की डायरेक्शन से डायरेक्टली कैसी है, परपेंडिकुलर डायरेक्शन में बाहर निकल रही है, यानी 90 डिग्री का एंगल बना रही हैं। तो ये क्या कहलाती है मेरी, ये जो रेज हैं जहां पे जितने हिस्से से बाहर निकलती हैं उसको कहा जाता है इफेक्टिव फोकस। क्या नाम दिया जाता है उसे, इफेक्टिव फोकस। और ये डिपेंड करता है कि आप किस एंगल पे आपने अपने इस एनोड को रख रखा है, किस पर डिपेंड करता है, कितने एंगल पे आपने इसको रख रखा है। और दूसरा आपका जो फोकल स्पॉट का साइज क्या है उस पर डिपेंड करती है। ठीक है, क्लियर। तो बेसिक आपका काम पता चल चुका है कि वर्किंग किस तरीके से है, कैसे हम लोग एक्सरेज गेन करते हैं और कैसे कैसे हम लोग एक्सरेज तक पहुंचे। ठीक है, अब इसके बाद बात करते हैं कि भाई एक्सरेज में हमने देख लिया कि एक्सरेज क्या है, एक वैक्यूम ट्यूब से यानी एक्सरेज ट्यूब से गेन की जा सकती है। ठीक है, बिल्कुल इसी तरीके से एक्सरेज गेन भी की जाती है। तो इसको अफेक्ट करने वाले पैरामीटर्स कौन कौन से हैं। ठीक, अब हम बात करते हैं कि इसको अफेक्ट करने वाले कौन कौन से पैरामीटर हैं। तो कौन कौन से पैरामीटर्स इसको अफेक्ट करते हैं, या कहिए फैक्टर्स कौन कौन से हैं जो इसे अफेक्ट करते हैं। तो सबसे पहला जो फैक्टर होता है वो होता है कूलिंग ऑफ एनोड। कूलिंग ऑफ एनोड क्या है,
सबसे पहले इतनी, ये क्या है, कैथोड रेज पूरी हाई वेलोसिटी से आकर के आपके एनोड पे टकराती है। तो ये जो कोलिजन ऑफ कैथोड रेज है, कोलिजन ऑफ कैथोड रेज ऑन एनोड, ये क्या करता है, ये इंक्रीज करता है टेम्परेचर, क्या कर देता है, इस एनोड का टेम्परेचर इंक्रीज कर देता है। अब यदि इस एनोड का टेम्परेचर इंक्रीज करेगा, ठीक है, तो ये मेल्ट भी कर सकता है। इतनी ज्यादा एनर्जी यदि इसमें लगातार पड़ रही है, इतना ज्यादा टेम्परेचर यदि लगातार बन रहा है, तो ये क्या कर सकता है, ये मेल्ट कर सकता है। तो उसके लिए आपको इस एनोड को कूल रखने की जरूरत पड़ती है। किसकी, कूलिंग की जरूरत पड़ती है। अब कूलिंग आप लोग किस किस तरीके से, भाई कूलिंग प्रोवाइड करने के आपको बेसिक कंडक्शन से भी प्रोवाइड कर सकते हैं, ठीक, कन्वेक्शन भी यूज किया जा सकता है, ठीक, और क्या यूज किया जा सकता है, रेडिएशन भी यूज किया जा सकता है, ठीक। तो जैसे अरेंजमेंट हो। और चौथा जो सबसे इफेक्टिव है, जो रियल में यूज होता है, वो है फोर्स कन्वेक्शन। क्या है, फोर्स्ड कन्वेक्शन। और यही मेथड यूज किया जाता है जनरली किसी भी उसमें, हमारे जो इंडस्ट्रियल एप्लीकेशंस होते हैं या जो ट्यूब, जो इस तरीके के एप्लीकेशंस होते हैं, उसमें क्या यूज किया जाता है, फोर्स कन्वेक्शन। यानी इसमें किसी लिक्विड को किसी पंप के द्वारा क्या किया जाता है, एनोड के इंटीरियर पार्ट से लगातार क्या किया जाता है, सर्कुलेट कराया जाता है, जिससे एनोड का जो टेम्परेचर है वो क्या रहे, विद इन लिमिट रहे और ये मेल्ट न करने पाए, ठीक। तो पहला फैक्टर जो अफेक्ट कर सकता है इसकी वर्किंग को, वो है क्या, टेम्परेचर ऑफ एनोड। तो सबसे पहला जो फैक्टर है जिसको हमें क्या करना होगा, कूलिंग करनी पड़ेगी अपने एनोड की, ठीक है। एनोड की आपने कूलिंग कर दी, ठीक। फिर जो दूसरा फैक्टर है वो डिपेंड करता है आपका फोकल साइज पे। आपने जो ये फोकसिंग कप से बीम निकाल रखी है उस पे डिपेंड करेगा। किस पे डिपेंड करेगा, तो आपका अगला जो फैक्टर है वो है मेरा कौन सा, ये फोकस या फोकल स्पॉट। तो जो क्या है, एरिया ऑफ द एनोड वेयर कैथोड रेज स्ट्राइक, जहां पे कैथोड रेज स्ट्राइक करती है आकर के, एनोड का वह एरिया जहां पे कैथोड रेज आकर के स्ट्राइक करती हैं, वो क्या कहलाता है, मेरा फोकल स्पॉट कहलाता है या फोकस कहलाता है, ठीक है। तो इस एरिया पे भी डिपेंड करता है मेरी की कैथोड रेज की इंटेंसिटी क्या होने वाली है। मैं अब एक तरीके से तो हम लोग इस तरह सोच सकते हैं कि भाई ये इलेक्ट्रॉन यहां से निकल रहे हैं, एनोड पे टकराएंगे, उसका टेम्परेचर बढ़ेगा, तो निश्चित तौर पे फोकल स्पॉट कैसा होना चाहिए, फोकल स्पॉट आप बड़ा रख दें तो क्या होगा, ये जो टेम्परेचर है, टेम्परेचर ऑफ एनोड कैसा होगा, रिड्यूस कर जाएगा। ज्यादा एरिया पे टकराएगा तो कम से कम टेम्परेचर इंक्रीज करेगा, कह सकते हैं ना, ज्यादा एरिया पे टकराएगा तो कम से कम टेम्परेचर इंक्रीज करेगा, क्लियर। लेकिन ये बिल्कुल गलत कंसेप्ट है, ठीक है। हमें क्या रखना होता है, हमें साइज ऑफ फोकल स्पॉट must be small as possible as, जितना हमें पॉसिबल हो हमें क्या करना है, हमें इस फोकल स्पॉट के साइज को कम से कम रखना है। किस लिए, टू ऑब्टेन हायर शार्पनेस ऑफ द एक्सरेज, टू ऑब्टेन हायर शार्पनेस ऑफ एक्सरेज, ठीक। जितनी ज्यादा आपको शार्पनेस चाहिए अपनी एक्सरेज में, जितनी अच्छी इमेज क्रिएट करनी है, तो आपको ये साइज ऑफ फोकल स्पॉट क्या रखना होगा, मिनिमम रखने की जरूरत है, ठीक। अब मिनिमम रखेंगे तो निश्चित तौर पर उस लोकल हिस्से का क्या होगा, टेम्परेचर काफी ज्यादा बढ़ेगा। उस लोकल हिस्से के जब टेम्परेचर बढ़ेंगे तो उसके लिए हम लोग फोर्स कन्वेक्शन को यूज करेंगे, ठीक है। कूलिंग कैरेक्टरिस्टिक्स यूज की जाएगी एज अ फोर्स कन्वेक्शन, ठीक है। कभी भी फोकल स्पॉट का साइज नहीं इंक्रीज करके कूल करने की सोचेंगे, ठीक है, क्लियर। एक चीज, अब जितना ये मेरा फोकल स्पॉट क्या होगा, कम होगा, उतनी ही पतली बीम यहां से निकलने वाली है, उतना ही ज्यादा इफेक्टिव फोकस बनने वाला है, क्लियर। इसलिए भी शार्पनेस क्या हो जाएगी, इंक्रीज कर जाएगी। जरा
ठीक है, जितना ज्यादा ये छोटा होगा मेरा फोकल स्पॉट, तो फोकल स्पॉट से जो 90 डिग्री पे मेरी रेज निकलेगी, फोकल स्पॉट से 90 डिग्री पे जो रेज निकलेंगी उसी को मैं क्या कहता हूं, इफेक्टिव फोकस कहता हूं। और ये जितना ज्यादा हो, जितना कम निकलेगा उतनी ही मेरी कॉन्सेंट्रेटेड बीम निकलने वाली है। ठीक, तो इफेक्टिव फोकस जितना कम होगा उतनी ज्यादा मेरी इंटेंसिटी ऑफ एक्सरेज होने वाली है। ठीक, इंटेंसिटी ऑफ एक्सरेज होने वाली है। और ये दो फैक्टर्स पे इफेक्टिव फोकस डिपेंड किस पे कर रहा है, एक तो साइज ऑफ फोकस पे और दूसरा किस पे, इस एंगल पे जो हमारा एनोड एंगल, एनोड के सरफेस का एंगल है। ठीक, तो मुझे परपेंडिकुलरली बाहर निकालनी है। ठीक, एक्सरे जो टकरा करके बाहर निकलेंगी, परपेंडिकुलरली बाहर निकलेंगी, मुझे उनसे मतलब है। और उस हिस्से को क्या जितना पतला रखना होगा उतनी ही ज्यादा मुझे शार्पनेस मिलने वाली है, उतनी ज्यादा इंटेंसिटी मिलने वाली है एक्सरेज की। तो मुझे निश्चित तौर पे अपना साइज क्या रखना पड़ेगा, कम से कम रखना पड़ेगा। ठीक है, और एंगल कैसा रखना पड़ेगा, यदि मुझे साइज रखना है तो एंगल जितना यहाँ पे झुका हुआ रहेगा, जितना मतलब एंगल अल्फा बड़ा होगा उतना ही ज्यादा मेरा काम क्या होगा, इफेक्टिव फोकस उतना ही छोटा होगा और मेरी इंटेंसिटी ऑफ एक्सरेज उतनी ही ज्यादा होगी। क्लियर? ठीक है, तो ये मेरा दूसरा फैक्टर था कि हम लोग फोकस स्पॉट से भी क्या कर सकते हैं, एक्सरेज की इंटेंसिटी को कंट्रोल कर सकते हैं। ठीक, अब बात करते हैं तीसरे फैक्टर की, वो है वोल्टेज। भाई वोल्टेज के कारण ही तो एक्सरेज जनरेट हुई हैं, तो वोल्टेज और करंट की बात ना हो ऐसा हो सकता था। तो तीसरा जो फैक्टर है वो है ट्यूब वोल्टेज और ट्यूब करंट। ठीक है, तो हम लोगों ने पहला कूलिंग पे डिपेंड कर लिया, दूसरा फोकस पे बात कर ली, इफेक्टिव फोकस पे बात कर ली। ठीक है, तो अब जो तीसरा फैक्टर है वो है ट्यूब वोल्टेज एंड ट्यूब करंट। ट्यूब वोल्टेज एंड ट्यूब करंट की बात करने जा रहे हैं। ठीक है, तो मुझे जनरल कंसीडरेशन से आपको पता चलेगा, यदि मैं यहां पे एक ग्राफ प्रिपेयर करूं जहां पे वोल्टेज और या करंट यहां पे दिखा सकते हैं। ठीक है, और यहां पे इंटेंसिटी ऑफ रेडिएशन है, इंटेंसिटी ऑफ रेडिएशन। ठीक, तो जो मैं वोल्टेज जो कांस्टेंट वोल्टेज पे देखना, यदि मैं करंट को कांस्टेंट रखूं, मान लीजिए ये पहला कर्व, ठीक है, ये मैंने खींचा 100 किलोवाट वोल्ट पे और इस समय मेरी करंट कितनी है, 10 मिली एम्पियर। पहले मैं करंट को कांस्टेंट रख रहा हूं, वोल्टेज को इंक्रीज करता जा रहा हूं। तो जरा देखिए अगला मैंने 150 किलो वोल्ट पे निकाला और अभी भी करंट मैंने 10 मिली एम्पियर ही रखी है। फिर अगले की बात करिए, तो अगला मैंने मान लीजिए 200 किलो वोल्ट पे वो किया और करंट कैसी रखी, 10 मिली एम्पियर। तो यहां से मैं देख रहा हूं कि भाई वोल्टेज जैसे जैसे इंक्रीज करती है वैसे वैसे इंटेंसिटी क्या कर रही है, इंक्रीज कर रही है। और इंटेंसिटी इंक्रीज करेगी तो निश्चित तौर पे डेप्थ ऑफ पेनिट्रेशन भी क्या कर रहा होगा, डेप्थ ऑफ पेनिट्रेशन इंक्रीज कर रहा होगा। और क्यों इंक्रीज कर रहा होगा, क्योंकि फ्रीक्वेंसी मेरी क्या हो रही होगी, बढ़ रही होगी और वेव लेंथ क्या हो रही होगी, कम हो रही होगी। क्लियर है? क्या कह सकता हूं कि ये जैसे जैसे वोल्टेज बढ़ रही है तो इंटेंसिटी बढ़ रही है, और यदि मेरी इंटेंसिटी बढ़ रही है इसका मतलब फ्रीक्वेंसी बढ़ रही है, और फ्रीक्वेंसी का इनवर्स रिलेशन होता है वेवलेंथ से। यानी मेरी यदि फ्रीक्वेंसी बढ़ रही है तो वेवलेंथ क्या हो रही होगी, छोटी हो रही होगी। और यदि ठीक है तो वेवलेंथ घट रही होगी, और यदि वेवलेंथ घट रही है तो निश्चित तौर पर डेप्थ ऑफ पेनिट्रेशन क्या हो रहा होगा, इंक्रीज करता चला जाएगा एक्सरेज का। तो मैं यहां से क्या देख सकता हूं कि वोल्टेज बढ़ानी चाहिए। ठीक है, क्लियर? दूसरी तरफ देखते हैं, अब करंट के बारे में बात करते हैं। किसके बारे में बात करते हैं, करंट की। तो जरा देखते हैं, अब मैंने क्या कर दिया, वोल्टेज फिक्स कर दी। मान लीजिए अब पहला करंट के साथ बनाया, ठीक है, तो ये कुछ ऐसा, तो ये मेरा मान लीजिए ये है मेरी 2.5 मिली एम्पियर और वोल्टेज है 200 किलो वोल्ट। ठीक है, फिर यहां पे दूसरा कर्व जनरेट किया, तो ये हो गई ये 5 मिली एम्पियर पे और वोल्टेज अभी भी मैंने कांस्टेंट रखी 200 किलो वोल्ट। ठीक, और तीसरी देखते हैं। ठीक,
तो यहां पे देखिए ये 10 मिली एम्पियर करंट कर दी मैंने और 200 किलो वोल्ट। अब जरा देखिए 10 मिली एम्पियर 200 किलो वोल्ट, 200 किलो वोल्ट 10 मिली एम्पियर। यदि दोनों पैरामीटर्स को कंसीडर करके हम लोग देखते हैं तो क्या दिखाई दे रहा है कि यहाँ पे लगभग सेम इंटेंसिटी मिल रही है। ठीक, हर एक उस पे हमें क्या दिखाई दे रहा है, सेम इंटेंसिटी मिल रही है। बस बशर्ते अंतर देखिए कहां पे है कि यदि आप वोल्टेज चेंज कर रहे हैं, यदि आप वोल्टेज 100 किलो वोल्ट से 150 किलो वोल्ट 200 किलो वोल्ट जा रहे हैं तो कुछ समय जो ये हिस्सा है यहाँ पे सॉफ्ट एक्सरेज का भी हिस्सा है, यहाँ पे सॉफ्ट एक्सरेज भी मिल सकती हैं। ठीक, जब आप एक जगह से दूसरी जगह शिफ्ट कर रहे हैं तो इनिशियलाइज जो हो रहा है वहां पे क्या है, क्या हो रहा है, सॉफ्ट रेज का भी हिस्सा बढ़ सकता है। लेकिन यदि आपने करंट बढ़ाई और वोल्टेज को फिक्स रखा तो हर बार मेरा कर्व यहां कहां पे खत्म हो रहा है, एक ही पॉइंट पे आके खत्म हो रहा है, वो है इस जगह पे। ठीक है, तो यानी मुझे ज्यादा इफेक्टिव कौन सा मीटर लगेगा, मुझे ज्यादा इफेक्टिव ये वाला रहने वाला है कि मैं क्या करने वाला हूं कि वोल्टेज कांस्टेंट रखूंगा। क्या रखूंगा, वोल्टेज कांस्टेंट रखूंगा। ठीक, मान लीजिए 200 किलो वोल्ट, और क्या चेंज करने वाले हैं हम लोग, वेरिंग द करंट, वेरिंग द करंट। क्यों, क्योंकि यहां पे देखिए यदि वोल्टेज वेरी कर रहे थे करंट को फिक्स रख के तो अलग अलग पॉइंट पे कर्व खत्म हो रहे हैं। ठीक, तो ये जो बीच का जो डॉट वाला हिस्सा है इसमें क्या हो सकता है, वोल्टेज चेंज करने से सॉफ्ट एक्सरेज का भी जनरेशन हो सकता है। लेकिन वहीं यदि मैं देखूं कि जब मैं करंट चेंज कर रहा हूं वोल्टेज फिक्स रख रहा हूं तो इसका मतलब कि हर बार मेरी जो इंटेंसिटी है करंट वाली वो कहां पे, एक ही पॉइंट पे जाके खत्म हो रही है। ठीक, यदि एक ही पॉइंट पे खत्म हो रही है इसका मतलब कि जो एक्सरेज होंगी उनकी इंटेंसिटी लगभग कांस्टेंट रहने वाली है। क्लियर, इसीलिए मैं कौन सा तरीका अप्लाई करूंगा, वोल्टेज को कांस्टेंट रखूंगा, फिक्स रखूंगा और करंट को वेरी करा करके मैं अपनी एक्सरेज प्रोड्यूस करूंगा। क्लियर, ठीक है, तो ये ट्यूब और वोल्टेज से क्या फर्क पड़ता है इस तरीके से गेन कर लेंगे। क्लियर, तो हम लोगों ने इतनी बात कर ली कि सारे फैक्टर्स, तीन मेनली फैक्टर्स के बारे में हम लोगों ने डिस्कस कर लिया कि भाई कौन कौन से फैक्टर, एक तो एनोड का कूलिंग, दूसरा ये फोकस, और तीसरा ये जो वोल्टेज मैं अप्लाई करने वाला हूं कैथोड और एनोड के बीच। ठीक, किस किस तरीके से बिहेव करेंगे इसके बारे में डिस्कशन कर लिया। अब एक जो चीज आती है जो हमें जनरली यूज होते हैं वो होते हैं फ्लैश एक्सरेज जनरेटर। फ्लैश एक्सरेज जनरेटर, जो जनरेटर एक्सरेज को जनरेट करने के लिए यूज किए जाते हैं प्रैक्टिकल लाइफ में वो होते हैं ये। अब इनमें क्या खासियत होती है, इनमें देयर इज नो एनी हीटिंग एलिमेंट, देयर इज नो एनी हीटिंग एलिमेंट। यानी जो फ्लैश एक्सरे जनरेटर होते हैं उनमें यह में एक हीटिंग एलिमेंट नहीं होता। ठीक, यदि हीटिंग एलिमेंट नहीं होता तो फिर क्या होता है, यहां पे ये जो वोल्टेज डिफरेंस है, जो वोल्टेज डिफरेंस अप्लाई करने वाले हैं हम लोग बिटवीन कैथोड एंड एनोड, बिटवीन कैथोड एंड एनोड, ये इतना हाई होता है, वोल्टेज डिफरेंस बिटवीन कैथोड एंड एनोड इज enough high to extract cathode rays as a beam from कैथोड। यहां पे जो फ्लैश एक्सरे जनरेटर होते हैं उसमें हम लोग हीटिंग एलिमेंट का यूज नहीं करेंगे। हम लोग क्या करेंगे, कैथोड और एनोड के बीच में इतना बड़ा हाई वोल्टेज क्रिएट कर देंगे कि ये एनोड इतना कैपेबल होगा कि वो डायरेक्ट कैथोड से क्या कर लेता है, इलेक्ट्रॉन बाहर निकाल करके एक बीम के रूप में डायरेक्ट कैथोड से क्या कर सकता है, बाहर एक्सट्रैक्ट करने की ताकत रखता है। ठीक, तो क्या होगा, यदि कैथोड रेज आ गई तो निश्चित तौर पे क्या होगा, एनोड से टकराएंगे, फिर निश्चित तौर पे मुझे एक्सरेज मिलेगा। तो जो ये इमिशन है, तो सच इमिशन ऑफ कैथोड रेज is known as cold emission।
क्या कह सकते हैं हम इसे? कोल्ड इमिशन कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं? कोल्ड इमिशन, या इसी को कहा जाता है फील्ड इमिशन। क्या कहा जाता है? फील्ड इमिशन। क्लियर? तो जो फ्लैश एक्सरेज यूज की जाती हैं ये क्या होती हैं? इनमें किसी भी तरीके का हीटिंग एलिमेंट नहीं होता, डायरेक्ट इतना हाई वोल्टेज क्रिएट कर दिया जाता है कि डायरेक्ट क्या कर सकती है? कैथोड रेज को खींच के बाहर निकाल सकती हैं, ठीक, और एक इलेक्ट्रॉन बीम में, और कैथोड एक्स रेज का जनरेशन कर सकती है। तो जो ये इमिशन कहलाता है वो कहलाता है कोल्ड इमिशन या फील्ड इमिशन, ठीक। और सबसे बड़ा जो फायदा होता है कि यहाँ पे आपको एक्स रेज मिल जाती हैं, एक्स रेज obtained within microseconds, within microseconds। तो यदि आप लोग हीटिंग एलिमेंट यूज करेंगे तो क्या होगा? आपको पहले हीट जनरेट करेगा, हीट जनरेट करके फिर वो कैथोड के देगा, फिर करंट मिलेगी। लेकिन यहाँ पे वोल्टेज ही इतना खतरनाक है कि उस खींच के सीधे बाहर निकाल लेगा, और आपको एक्सरेज जो मिल सकती हैं वो विद इन माइक्रो सेकंड में आपको एक्सरेज मिल जाती है, ठीक है। तो हम लोग जो अपने लिए यूज करते हैं वो किस तरीके के होते हैं? वो फ्लैश एक्सरेज जनरेटर यूज होते हैं, जो इंडस्ट्रियल और मेडिकल पर्पज के लिए यूज होते हैं। उनमें हम लोग इसका यूज नहीं करते हीटिंग एलिमेंट का, क्लियर? ठीक है। तो एक्सरेज किस तरीके जनरेट होती हैं ये हमने देख लिया। तो क्या रेडियोग्राफिक इंस्पेक्शन में सिर्फ एक्सरेज आने वाली हैं? नहीं, एक और रेडिएशन होता है जो बिल्कुल एक्सरेज जैसा होता है, वो होता है गामा रेज। होता है क्या? जिस तरीके से वैक्यूम ट्यूब से क्या निकल के आई? हमारी एक्सरेज निकल के आई, उसी तरीके का सेम रेडिएशन निकल के आया। कहां से? रेडियो एक्टिव एलिमेंट से। कहां से? रेडियो एक्टिव एलिमेंट से। रेडियो एक्टिव एलिमेंट से एक्स-रेज का गामा रेज का जनरेशन होता है। गामा रेज की प्रॉपर्टी भी आपको क्या? बिल्कुल सिमिलर टू एक्स-रेज होती है, ठीक क्या? ठीक, लेकिन बस अंतर कहां पे है? अंतर होता है गामा रेज जो डिफर करती है एक्स-रेज से, डिफर फ्रॉम एक्स-रेज अकॉर्डिंग टू देयर सोर्स ऑफ ओरिजिन, ठीक है। गामा रेज की प्रॉपर्टी आप देखिए, जो रेडियो एक्टिव एलिमेंट से निकलती हैं उनकी भी प्रॉपर्टी बिल्कुल सिमिलर टू एक्सरेज है। वो भी पेनिट्रेट कर सकते हैं, बल्कि एक्सरेज से ज्यादा बेहतर पेनिट्रेट करती हैं, ठीक। लेकिन उनकी जो सोर्स ऑफ ओरिजिन है वो कैसी? एक्सरेज से डिफरेंट होती है, इसलिए उन्हें एक नया नाम दिया गया गामा रेज। और ये भी यूज होती है हमारे रेडियोग्राफिक इंस्पेक्शन में। लेकिन ये आती कहां से है? ये आती है रेडियो एक्टिव एलिमेंट से, जबकि उनका जनरेशन कहां से हुआ? उनका जनरेशन होता है वैक्यूम ट्यूब से, ठीक। तो रेडियो एक्टिव एलिमेंट से किस तरीके से जनरेट होती है? हम लोगों को क्या होता है कि रेडियो एक्टिव एलिमेंट हम लोग जानते हैं एक निश्चित टाइम के अंतराल में क्या करते हैं? ये डीके करते हैं। और जब डीके करते हैं तो तीन तरीके की रेज जनरेट होती है। एक अल्फा पार्टिकल्स, अल्फा रेज कह सकते हैं इन्हें, ठीक। दूसरे बीटा पार्टिकल्स, ठीक, बीटा रेज इन्हें कह सकते हैं। और तीसरी जो जनरेट होती हैं गामा रेज होती हैं। क्या होती हैं? गामा रेज होती हैं। जो ये अल्फा पार्टिकल्स निकलते हैं ये बिल्कुल कैसे होते हैं? ये आइडेंटिकल होते हैं, आइडेंटिकल टू न्यूक्लियस ऑफ हीलियम भी कह सकते हैं, ठीक। तो हीलियम के न्यूक्लियस जैसे होते हैं, यानी सिंपली 2He4 कहा जा सकता है। और यदि न्यूक्लियस है तो निश्चित तौर पे मैंने क्या बता रखा है? पॉजिटिव चार्ज के साथ होगा, ठीक। इसमें क्या है? 2He4 है, यानी 2 प्रोटॉन होंगे और 2 न्यूट्रॉन होंगे। लेकिन और कैसा होगा? इलेक्ट्रॉन नहीं होंगे, क्योंकि सिर्फ क्या है? ये न्यूक्लियस है, यानी पॉजिटिव चार्ज होगा। यानी जो ये मेरे पार्टिकल्स अल्फा पार्टिकल्स होते हैं ये बिल्कुल कैसे होते हैं? हीलियम न्यूक्लियस की तरह होते हैं, ठीक। और यदि ये किसी एलिमेंट जिसका एक्स क्या है? एटॉमिक नंबर है, और वाई क्या है? एटॉमिक वेट है, इससे यदि हीलियम पार्टिकल निकल जाए तो जो नया वो बनेगा वो क्या बनेगा? उसमें क्या होने वाला है? एटॉमिक नंबर में 2 का रिडक्शन होगा, और जो एटॉमिक वेट होगा उससे 4 यूनिट का रिडक्शन होगा। और इस तरीके से मेरा निकल के बाहर आता है ये अल्फा पार्टिकल, जो कि कैसा होता है? पॉजिटिव नेचर का होता है। इसी वजह से इसे मैं सिंपली क्या कह सकता हूं? हीलियम का न्यूक्लियस है ये, ठीक है, क्लियर। और ये कैसे होते हैं? ये इनकी पेनिट्रेशन पावर कम होती है। इनकी पेनिट्रेशन पावर की यदि बात करें तो पेनिट्रेशन पावर कैसी होती है? लेस होती है, क्योंकि एटॉमिक जो मास है वो ज्यादा है। और ये सिर्फ क्या करते हैं? थिन पेपर शीट को पेनिट्रेट करते हैं।
ये सिर्फ किसे पेनिट्रेट कर सकते हैं, केवल थिन पेपर शीट को ही पेनिट्रेट कर पाते हैं। वहीं बात करें यदि बीटा पार्टिकल्स की, तो बीटा पार्टिकल्स दो तरीके से निकल सकते हैं, ठीक। या तो क्या हो रहा होगा, न्यूट्रॉन का मेरा प्रोटॉन में, न्यूट्रॉन का किसमें, प्रोटॉन में कन्वर्जन हो रहा हो, न्यूट्रॉन किसमें कन्वर्ट हो रहा हो, प्रोटॉन में कन्वर्ट हो रहा हो। या फिर दूसरा तरीका हो सकता है कि आपका प्रोटॉन किसमें ये प्रोटॉन है, प्रोटॉन किसमें कन्वर्ट हो रहा हो, मेरा प्रोटॉन किसमें कन्वर्ट हो रहा हो, न्यूट्रॉन में, ठीक। बीटा पार्टिकल्स दो तरीके से निकलते हैं, एक न्यूट्रॉन का प्रोटॉन में कन्वर्जन हो, प्रोटॉन का या फिर न्यूट्रॉन में। जो यहां से निकलते हैं उन्हें हम कहते हैं निगाट्रॉन, निगाट्रॉन कहा जाता है, और जो यहां से निकलते हैं उन्हें पॉजिट्रॉन कहा जाता है। क्यों, निगाट्रॉन कैसे होते हैं, ये निगेटिव होते हैं, और ये कैसे होते हैं, पॉजिटिव होते हैं। मोस्टली जो जनरेशन होता है बीटा पार्टिकल्स का वो इनके फॉर्म में होता है, निगाट्रॉन के फॉर्म में। इसीलिए ये बीटा पार्टिकल्स कैसे होते हैं, बीटा रेज कैसी होती हैं, निगेटिव होती हैं, ठीक है। हमें इसी को कंसीडर करना है, ठीक, पॉजिट्रॉन नहीं, ठीक। पॉजिट्रॉन का भी होता है इमिशन, जब प्रोटॉन न्यूट्रॉन में कन्वर्ट होता है उस समय होता है, ठीक। और जब ये क्या हो रहा होगा, जब ये प्रोटॉन न्यूट्रॉन में चेंज हो रहा होता है तो निश्चित तौर पे क्या होता है, यदि मेरे पास कोई एक ए एलिमेंट है जिसका एटॉमिक नंबर क्या है x है और इसका एटॉमिक वेट क्या है y है, तो ये क्या जो नया बनेगा उसका क्या होगा, एटॉमिक नंबर बढ़ जाएगा 1 यूनिट, ठीक। क्यों, क्योंकि प्रोटॉन, एक प्रोटॉन आपने बढ़ा दिया है और क्या हो जाएगा, यहां पे बिल्कुल अनअफेक्टेड रहेगा एटॉमिक वेट। क्यों, क्योंकि न्यूट्रॉन भी एटॉमिक वेट में, एटॉमिक वेट क्या होता है, प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन। आपने न्यूट्रॉन को प्रोटॉन में ही तो कन्वर्ट किया है, लेकिन एटॉमिक जब नंबर की बात करते हैं उस समय किसी भी तरीके से हम लोग क्या, प्रोटॉन का इसमें कोई कंसीडरेशन, वो न्यूट्रॉन का इसमें कोई कंसीडरेशन नहीं होता, इसमें सिर्फ प्रोटॉन नंबर होते हैं, ठीक। तो इस तरीके से बात कर सकता हूं। तो ये क्या हो जाता है, यहां पे क्या आया होगा, एक माइनस के क्या हुआ होगा, एक न्यूट्रॉन निकल गया होगा, यानी यहां पे माइनस क्या निकला होगा, एक पॉजिट्रॉन निकला होगा, -1 0 करके, क्लियर, ठीक। इस तरीके से, ताकि ये x को x बना दे, क्लियर। तो ये कैसा होगा, ये निगेटिव चार्ज के होते हैं, ठीक है, क्लियर। तीसरे हिस्से में जरा गौर करिए, ठीक। इनकी पेनिट्रेशन पावर कैसी होती है, इनकी यदि पेनिट्रेशन पावर की बात करें तो ये इनकी पेनिट्रेशन पावर निश्चित तौर पे आपकी अल्फा पार्टिकल से ज्यादा होने वाली है, ठीक है। ये किससे, अल्फा पार्टिकल से ज्यादा होने वाली है। ये थिन शीट ऑफ ग्लास को कट पेनिट्रेट करते हैं, क्योंकि इनका भी मास क्या हो जाता है, अल्फा पार्टिकल से ये मास कैसा हो जाता है, कम हो जाता है। कैसा हो जाता है, अल्फा पार्टिकल से मास कम हो जाता है। फिर बात करते हैं गामा रेज की, किसकी बात करते हैं, गामा रेज की। तो गामा रेज है क्या, ये मेरे एनर्जी पैकेट्स हैं, क्या हैं, एनर्जी पैकेट्स ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, एनर्जी पैकेट्स ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। गामा रेज क्या है, सिंपली ये क्या है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन के एनर्जी पैकेट हैं। यदि मैं गामा रेज की बात करूं तो ये क्या है, सिंपली एनर्जी पैकेट कह सकते हैं, ठीक। कैसे हैं, चार्जलेस है, किसी भी तरीके का चार्ज नहीं है, मासलेस है, किसी तरीके का मास नहीं है, और ट्रेवल करते हैं ये किससे, ट्रेवल विद स्पीड ऑफ लाइट, स्पीड ऑफ लाइट से ट्रेवल करने की कैपेबिलिटी है। पेनिट्रेशन पावर बहुत हाई होती है, पेनिट्रेशन पावर बहुत हाई होती है, और ये किसी भी, कहां पे यदि बात करें तो चाहे एयर की बात कर लें, चाहे आपके बोन्स की बात कर लें, या आपके किसी भी तरीके के मटेरियल की बात करें तो ये उन्हें भी पार कर सकते हैं, ठीक। टिश्यू की बात करिए, ठीक है, किसी भी तरीके के मीडियम को ये क्या कर सकते हैं, पार करने की ताकत रखते हैं, ठीक। एयर हो, बॉडी हो, टिश्यू हो, या किसी भी तरीके का हैवी थिक मटेरियल भी होगा तो भी ये क्या करती है, इनकी पेनिट्रेशन पावर बहुत अच्छी होती है और ये पेनिट्रेट करके निकल जाती है। और सिंपली है क्या, ये एनर्जी पैकेट्स है। जब किसी मीडियम में यदि ये जाएंगे और यदि इनकी एनर्जी खत्म हो जाए तो इनका अस्तित्व भी खत्म हो जाएगा। है तो एनर्जी पैकेट ही ना, और यदि एनर्जी पैकेट है तो जब तक ही इनका अस्तित्व है, जब तक कि इनके पास एनर्जी है, और एनर्जी यदि किसी ने कंज्यूम कर ली तो एक्स गामा रेज भी क्या हो जाएंगी, खत्म हो जाती हैं, ठीक है। तो इस तरीके से हम बात कर सकते हैं किसकी, अल्फा, बीटा और गामा की, क्लियर।
ठीक है, तो अब बात कर लेते हैं प्रॉपर्टीज की। तो यदि बात करते हैं प्रॉपर्टीज किसकी, प्रॉपर्टीज ऑफ चाहे एक्स रेज की बात कर रहे हो आप, चाहे गामा रेज की बात कर रहे हो, ठीक, दोनों की ही प्रॉपर्टीज की बात करते हैं। तो सबसे पहली प्रॉपर्टी है कैसी, ये इनविजिबल होती हैं, इनविजिबल टू मैन। मतलब आज जो हम लोगों की ह्यूमन बॉडी है, ह्यूमन आइज है, वो इनको डिटेक्ट नहीं कर सकती। ये कैसी होती है, इनविजिबल रेज होती हैं। कैसी होती है, इनविजिबल रेज होती हैं। और कितनी ताकतवर होती हैं कि ये क्या कर सकती हैं, डिस्ट्रॉय टू लिविंग सेल्स। ये क्या कर सकती हैं, लिविंग सेल्स को डिस्ट्रॉय करने की भी ताकत रखती हैं। ठीक है, और क्या कर सकती हैं, ये ट्रेवल करती हैं कैसे, बिल्कुल लाइट की तरह ट्रेवल इन स्ट्रेट लाइन, स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करेंगी। और ट्रेवल विद स्पीड ऑफ लाइट, ट्रेवल विद स्पीड ऑफ लाइट, स्पीड ऑफ लाइट की तरह ही क्या कर सकती हैं, ये लाइट की स्पीड के तरह ही ये चल सकती हैं। ठीक, और क्या कर सकती हैं, इनका कैसी हैं, ये चार्जलेस हैं। कैसी हैं, चार्जलेस हैं। हेंस path cannot be deviated, path cannot be deviated by electric field, by electric और मैग्नेटिक फील्ड। किसी भी तरीके की फील्ड अप्लाई करिए, इलेक्ट्रिक या मैग्नेटिक, इनके पाथ को डेविएट नहीं किया जा सकता, क्योंकि ये कैसी हैं, चार्जलेस है। दूसरा ये क्या है, मासलेस हैं। कैसी हैं, मासलेस हैं। कैसी हैं, मासलेस हैं। कैसी हैं, मासलेस हैं। और क्या कर सकती हैं, यदि मासलेस हैं तो पेनेट्रेट क्या कर सकती हैं, ये पेनेट्रेट कर सकती हैं थ्रू मैटर्स। क्या कर सकती हैं, थ्रू मैटर्स, किसी भी तरीके के मैटर या सब्सटेंस में क्या कर सकते हैं, ये फ्लो कर सकती है। ठीक है, और क्या है, डिग्री ऑफ पेनिट्रेशन तो बहुत अच्छा ही है, आप ये तो क्लियर है। डिग्री ऑफ पेनिट्रेशन कैसा होता है, हाई होता है। डिग्री ऑफ पेनिट्रेशन हाई होता है, हाई एनफ होता है। क्लियर, और क्या कर सकते हैं, ठीक, और कोई और क्या प्रॉपर्टी हो सकती है, दूसरा ये क्या कर सकते हैं, आयोनाइज दी मैटर, जो जिस मैटर के अंदर जाएंगी उसमें अपनी एनर्जी क्या करेंगी, लूज करके उस मैटर को क्या कर सकते हैं, एक्साइटेड स्टेट में ला सकते हैं, यानी उस मैटर को आयोनाइज करने की भी कैपेबिलिटी रखती है। ठीक है, तो ये बेसिक प्रॉपर्टीज थी गामा रेज और एक्स रेज की। ठीक है, तो बाकी आज के लिए इतना ही रखते हैं, फिर कल डिस्कस करेंगे। ठीक है, क्लियर, ठीक है।